हाँ जी। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एनर्जी के बारे में। हम आज स्टडी करेंगे एनर्जी। अब देखो, एनर्जी को समझने के लिए मैं एक छोटा सा एग्जांपल लूँगा, ऑल्दो थोड़ा वायलेंट एग्जांपल है, बट हाँ, उसको समझने के लिए जो है वो बेस्ट एग्जांपल है मेरे हिसाब से। ऑल्दो मैंने थंबनेल में आपको पोटेंशियल एनर्जी मेंशन करके दिया है, बट आप जब एनर्जी का कंसेप्ट समझ जाओगे ना तो पोटेंशियल एनर्जी आपको अपने आप समझ आ जाएगी। ठीक है। तो हमारा एग्जाम्पल क्या कहता है कि जैसे मान लो आपका फ्रेंड है और वो सबके सामने आपको कस के चांटा लगाता है। कस के मतलब आप सबके सामने हो, मतलब आपके दोस्त वोस्त के वो जो ग्रुप बना हुआ है, और सबके सामने आके आपको कस के चांटा लगाता है। अब आप क्या करोगे, ज़रा सोच के बताओ। भैया सीधी सी बात है, जब उसने चांटा लगाया आपको तो अब आप देखोगे नहीं कि कौन है कौन नहीं। अब आप अपने बंदे बुलाओगे और उसको मारना चालू करोगे। तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि जो आपका फ्रेंड है उसने आप पर कुछ वर्क किया। आपके फ्रेंड ने आप पर कुछ वर्क किया मतलब उसने क्या किया, आपको चांटा लगा दिया। अब उस चांटे से आप में क्या हुआ, एक एनर्जी स्टोर हो गई। आप में एनर्जी स्टोर हो गई। एनर्जी मतलब अब आप अपनी भी नहीं सुनोगे, अब आप बस उसको मारना चालू करोगे। तो यही छोटा सा कंसेप्ट मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि आपके फ्रेंड ने जब आपको चांटा लगाया, दैट मीन्स आपके फ्रेंड ने आप पर वर्क किया, तो उससे आप में एनर्जी स्टोर हो गई। दैट मीन्स आपके फ्रेंड के वर्क से आप में एनर्जी स्टोर हो गई। अब आप उसको मारना चालू करोगे, अब आप बंदे बुलाओगे कि क्योंकि आपकी बहुत बड़ी बेइज्जती हो गई है। तो यही कंसेप्ट है जो आपको अपने दिमाग में बिठाना है कि वर्क करने से एनर्जी स्टोर हो जाती है। आप जैसे मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट पर आप वर्क करोगे या किसी भी पर्सन पर आप वर्क करते हो तो उसमें एनर्जी स्टोर हो जाती है। जैसे अभी तक हम इंक्लाइंड प्लेन पढ़ रहे थे, तो इंक्लाइंड प्लेन का ही एग्जांपल लेके इसको समझते हैं। जैसे यहाँ पे एक बॉक्स है और आप इस बॉक्स को धकेल कर ऐसे आपने फोर्स लगाई और आप ऊपर की तरफ लेकर इसको यहाँ पर आ गए टॉप पर। तो आपने क्या किया, कुछ वर्क किया इस बॉक्स पर, और वर्क करने से इस पॉइंट पर यहाँ पर बॉक्स में कुछ एनर्जी स्टोर हो जाएगी। तो यही कंसेप्ट है कि जब आप किसी ऑब्जेक्ट पर वर्क करते हो तो उसमें एनर्जी स्टोर हो जाएगी। उसमें क्या स्टोर हो जाएगी, एनर्जी स्टोर हो जाएगी। एंड दिस एनर्जी, आपने वर्क किया, उसमें एनर्जी स्टोर हो गई, और यही एनर्जी जो उसमें स्टोर हुई है, दिस एनर्जी इज नोन एज पोटेंशियल पोटेंशियल एनर्जी। इसी एनर्जी को हम पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। तो मैंने आपको पहले ही कहा था कि अगर आप एनर्जी का कंसेप्ट समझ गए तो आपको पोटेंशियल एनर्जी का कंसेप्ट अपने आप समझ में आ जाएगा। ठीक है। तो आपने वर्क किया, वर्क से एनर्जी स्टोर हुई, एंड दिस पर्टिकुलर एनर्जी इज नोन एज पोटेंशियल एनर्जी। अब एक और सिंपल सी चीज़ मैं आपसे पूछता हूँ कि आप जितना वर्क करोगे उतनी ही तो एनर्जी स्टोर होगी। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर आपका दोस्त आपको हल्के से चांटा लगाता तो आप कहते चल कोई बात नहीं, दोस्ती दोस्ती में लगा दिया, चल कोई बात नहीं, जान देते हैं। लेकिन अगर वही दोस्त आपको कस के चांटा लगाए सबके सामने, अब तो आपकी बेइज्जती महसूस होएगी आपको। दैट मीन्स अब आप में खूब ढेर सारी एनर्जी स्टोर होगी कि अब तो उसको मारना ही मारना है चाहे कुछ हो जाए। तो वही कंसेप्ट है कि आप जितना वर्क करोगे उतनी ही एनर्जी स्टोर होगी। तो वर्क इज ऑलवेज इक्वल्स टू एनर्जी। अब न्यूमेरिकल में आपसे वो क्या पूछेगा कि कैलकुलेट द एनर्जी स्टोर्ड। तो एनर्जी स्टोर्ड निकालने का आपके पास क्या तरीका है कि आप वर्क निकाल लो, क्योंकि आप जितना वर्क करोगे उतनी ही एनर्जी स्टोर होगी। अब यहाँ पर एक चीज़ और बताओ कि वर्क का जो यूनिट होता है वो क्या होता है, एसआई यूनिट जूल्स होता है। तो सेम यूनिट एनर्जी का भी होगा, क्योंकि दोनों, एनर्जी का यूनिट क्या होगा क्योंकि दोनों क्या हैं, जूल्स। तो एक बार और रिवाइज कर लेते हैं। मैंने क्या कहा था कि अगर आप किसी ऑब्जेक्ट पर वर्क करोगे तो उसी ऑब्जेक्ट में वर्क करने से एनर्जी स्टोर हो जाएगी, एंड दिस एनर्जी इज नोन एज पोटेंशियल एनर्जी। हाँ जी। तो अब हम बात करते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी को आपकी बुक्स में टू टाइप्स में डिवाइड कर रखा है।
फर्स्ट वन इज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी एंड सेकेंड इज इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। इस पे हम बाद में आएंगे, पहले ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को स्टडी कर लेते हैं। ठीक है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के बारे में पहले पढ़ लेते हैं। अब देखो, एज द नेम सजेस्ट ग्रेविटेशनल, एज द नेम सजेस्ट ग्रेविटेशनल, तो यहाँ पे हम कौन सी फोर्स की बात करेंगे? फोर्स ऑफ ग्रेविटी। हम फोर्स ऑफ ग्रेविटी की बात करेंगे यहाँ पे। एज एज द नेम सजेस्ट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, तो यहाँ पे हम ग्रेविटेशनल फोर्स की बात करेंगे। अब जैसे इसको समझने के लिए, जैसे मान लो आप यहाँ ग्राउंड पे खड़े हो और आपके हाथ में एक बॉल पड़ी है, फुटबॉल है। अब आप इसी बॉल को लेकर मान लो आप ऊपर बादलों में आ गए। अब आप बादलों में खड़े हो और आपके हाथ में यही बॉल है। अब जब आप इस बॉल को ऊपर लेके गए हो, आपका डिस्प्लेसमेंट ऊपर की तरफ है, आप इस बॉल को लेकर ऊपर चले गए, तो डिस्प्लेसमेंट कहाँ है? बॉल का ऊपर की तरफ। अब मैं आपसे एक छोटी चीज़ पूछ रहा हूँ कि जो ये बॉल है, इस पर कौन सी फोर्स लगेगी और किस डायरेक्शन में लगेगी, ज़रा सोच के बताओ। तो सीधी सी बात है, इस पर इसका वेट या इसकी ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट करेगी। ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट करेगी इस पर, और इस ग्रेविटेशनल फोर्स की वैल्यू कितनी होती है? mg, जो हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि mg फोर्स इस पर एक्ट करेगी और वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगी। अच्छा, इसका डिस्प्लेसमेंट कहाँ है? ऊपर की तरफ। तो मैं ये कह सकता हूँ कि ग्रेविटी की फोर्स ने कुछ वर्क डन किया है, क्योंकि फोर्स भी है और डिस्प्लेसमेंट भी है। तो ग्रेविटी की फोर्स ने कितना वर्क डन किया है उसको निकालते हैं एक बारी। दैट इज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इनटू कॉस थीटा। तो यहाँ पे फोर्स कितनी है? mg। फोर्स कितनी है? mg। अब डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं कि डिस्प्लेसमेंट जो है बॉल का ऊपर की तरफ है। तो लेट्स से आप इसको ग्राउंड से h हाइट ऊपर लेके आ गए, आप यहाँ से h हाइट ऊपर हो, तो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? h। अब कॉस थीटा, अब थीटा क्या था? फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल। तो फोर्स कहाँ है? नीचे की तरफ। ये देखो, ये रही फोर्स नीचे की तरफ, और डिस्प्लेसमेंट कहाँ है इसका? ऊपर की तरफ। आप इसको ऊपर लेके जा रहे हो, तो दोनों अपोजिट हैं, और जब अपोजिट होते हैं तो थीटा कितना होता है? 180 डिग्रीज। तो यहाँ पे कॉस 180 आ जाएगा, और कॉस 180 की वैल्यू कितनी होती है? -1। तो यहाँ पे कितना आ रहा है? ये mgh, और साथ में एक माइनस का साइन। तो वर्क डन कितना आ गया? mgh, और साथ में एक माइनस का साइन। तो ये कौन सा वर्क डन है? दिस इज द वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स। ये ग्रेविटेशनल फोर्स का वर्क डन है। अब मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि आप किसी भी ऑब्जेक्ट पर वर्क करते हो तो उसमें एनर्जी स्टोर हो जाती है, एंड दिस एनर्जी इज नोन एज पोटेंशियल एनर्जी। तो यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स ने कुछ वर्क किया। अब ये जो वर्क है इस बॉल में एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाएगा। जैसे हमने पहले बात करी, एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो गया, और इसी एनर्जी को हम पोटेंशियल एनर्जी कहेंगे। अब यहाँ पे बताओ फोर्स कौन सी है? ग्रेविटी की। तो यहाँ पे मैं क्या कह सकता हूँ कि एनर्जी कौन सी स्टोर होगी? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। तो यहाँ पे बॉल में कौन सी एनर्जी स्टोर हो जाएगी? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाएगी। तो अभी तक हमने देख लिया कि बॉल में कौन सी एनर्जी स्टोर हो जाएगी? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। अब मेरे को क्वेश्चन में कहता है कि आप ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कितनी स्टोर हुई है उसमें वो बताओ। तो आपको मैंने स्टार्टिंग में एक कंसेप्ट बताया था कि आप जितना वर्क करोगे उतनी ही उसमें एनर्जी स्टोर हो जाएगी। तो मेरे को वही निकालना है कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कितनी स्टोर हुई है। तो क्या हम यहाँ से ये कह सकते हैं कि जितना ग्रेविटी की फोर्स ने उस बॉल पर वर्क किया उतनी ही एनर्जी उसमें ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाएगी? तो
और जस्ट अभी हमने उसका वर्क डन भी निकाला था, ग्रेविटेशनल फोर्स का कितना था वो वर्क डन, mgh, और साथ में एक माइनस का साइन। तो यही वर्क डन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाएगा, और यहाँ से हम लिख सकते हैं कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इज mgh। अब बस आपको यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी में माइनस मत लगाना, जो यहाँ पे वर्क डन में है ना वो मत लगा। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को जो है ना आपकी बुक्स में U से डिनोट किया जाता है। U, आप अपनी बुक्स में फॉर्मूला देखना दे रखा होगा, U इज इक्वल्स टू mgh। ये ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला आपकी बुक्स में दे रखा होगा, U इज इक्वल्स टू mgh। अब बच्चों को पता ही नहीं होता कि mgh आया कहाँ से, क्या है, वो रट के चले जाते हैं कि भाई अगर सवाल में पोटेंशियल एनर्जी पूछता है तो डायरेक्टली हम mgh लगा देंगे और आंसर आ जाएगा, खेल खत्म। बट आज हमने समझ तो लिया ना कि mgh है क्या, ये पोटेंशियल एनर्जी है क्या, इसका फील ले लिया, जो मैंने आपको वहाँ दिया था थंबनेल में कि फील ले लो भाई पोटेंशियल एनर्जी होती क्या है। बच्चों को पता ही नहीं होता पोटेंशियल एनर्जी होती क्या है। तो आज हमने पूरा फील लिया कि है क्या एक्चुअल में पोटेंशियल एनर्जी, जो हम ये अभी तक रटते आ रहे थे। M स्टैंड्स फॉर मास, उसमें जो मास ऑफ द बॉल था। G इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, आपको पता ही है। और H इज द हाइट फ्रॉम ग्राउंड, हाइट फ्रॉम ग्राउंड, कि आप ग्राउंड से कितना ऊपर गए हो। अब इस पे जो है आपके सवाल किस टाइप के बन सकते हैं, देखो पहले वो आपसे एक कंसेप्ट पूछ सकता है हाइट के बेसिस पे। कैसे कि जैसे मान लो यही ग्राउंड लेवल है, एक बॉल यहाँ पड़ी है एट अ हाइट यहाँ से 3 मीटर्स ऊपर, और यही बॉल को जब मैं और ऊपर लेके जाता हूँ लेट से 5 मीटर्स ऊपर, तो आपसे यह पूछ सकता है कि बताओ किस केस में पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा है, यहाँ पे कि यहाँ पे। तो हमको सीधी सी बात है, आप फॉर्मूला लगा लो U इज इक्वल्स टू mgh का, इसका मास भी m है, इसका मास भी m है, क्योंकि दोनों बॉल सेम है और g भी दोनों में सेम है। तो लेट से ये केस 1 है, केस 2 है। तो अगर मैं केस 1 की बात करूँ तो यहाँ पे U इज इक्वल्स टू mg, और साथ में h कितना है 3, तो मैं क्या कह सकता हूँ 3mg। यहाँ पे फिर केस 2 की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे लगाऊंगा U इज इक्वल्स टू mg, और h की जगह पे 5 लगा दूंगा, ये 5 है, इज इक्वल्स टू 5mg। अब आपको सीधी सी बात क्या दिख रही है कि 5mg इज ग्रेटर देन 3mg। तो यहाँ से मैं कंक्लूड कर सकता हूँ कि आपकी हाइट अगर जितनी ज़्यादा होगी उतनी ही ज़्यादा पोटेंशियल एनर्जी होगी, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला देखो ना mgh, h की वैल्यू जितनी ज़्यादा आप डालोगे उतनी ज़्यादा ही पोटेंशियल एनर्जी आएगी। तो मैं क्या कंक्लूड कर सकता हूँ कि मोर द हाइट, इससे क्या होगा मोर पोटेंशियल एनर्जी, या इसको और स्पेसिफाई कर लेते हैं मोर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो जितनी ज़्यादा हाइट होगी उतनी ही ज़्यादा उसमें ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होगी। अब आपको न्यूमेरिकल किस टाइप का मिल सकता है, जैसे मान लो ये ग्राउंड लेवल है और यहाँ पे एक पानी की बाल्टी पड़ी है मेरे पास। ओके, ये बाल्टी है, इसमें जो है पानी है। अब इस पानी की बाल्टी को मैं उठाकर ऊपर ले जाता हूँ, लेट से मैं इसको ऊपर ले आया यहाँ पर एट अ हाइट ऑफ 10 मीटर्स फ्रॉम द ग्राउंड, मैं यहाँ पर ले आया। अब बताओ क्वेश्चन में पूछता है कि कैलकुलेट द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द वाटर, और हमें इसका मास लेट से दे रखा है, इसका मास है इस पानी की बाल्टी का 5 kg। तो हमसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि पोटेंशियल एनर्जी बताओ कि इसमें कितना पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हुई है। तो U इज इक्वल्स टू mgh लगा देंगे। बस ये याद रखना कि mgh जो आप पढ़ रहे हो ना U इज इक्वल्स टू mgh, इसमें माइनस माइनस मत लगाना जो हमने वर्क से ड्राइव किया था। U इज इक्वल्स टू mgh ही है फॉर्मूला। तो U इज इक्वल्स टू मास कितना है 5, G कितना है 10, और H कितना है, हाइट कितनी ऊपर लेके गए हम 10 मीटर्स, तो यहाँ पे कितनी आ रही है U 500। और मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था कि पोटेंशियल एनर्जी और वर्क का सेम यूनिट होता है, दैट इज जूल्स। तो यहाँ पे U इज इक्वल्स टू 500 जूल्स आ जाएगा। अब यहाँ पे एक और कंसेप्ट आता है, वो है चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी का।
इस पे भी न्यूमेरिकल आ सकता है कि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। कहने का मतलब क्या है कि ये ग्राउंड लेवल है, यहाँ पे बाल्टी ऊपर पड़ी है हवा में, ठीक है, पानी की बाल्टी है, एट अ हाइट लेट्स से 3 मीटर्स फ्रॉम द ग्राउंड ऊपर है। अब मैं इस बाल्टी को उठा के और ऊपर लेके गया और ये बाल्टी हो गई, अब लेट्स से मैं इसको यहाँ से इसको 2 मीटर और ऊपर लेके गया, यहाँ से इस लेवल से, जो इसका पुराना वाला लेवल था, इससे 2 मीटर और ऊपर लेके गया। तो अब बताओ, क्वेश्चन में कह रहा है कि जब आप यहाँ से यहाँ लेकर गए तो पोटेंशियल एनर्जी में कितना चेंज आया। अच्छा, मेरा आपसे पहला सवाल ये है कि पोटेंशियल एनर्जी यहाँ से जब ऊपर लेके जा रहे हो तो पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होएगी कि डिक्रीज होएगी। अभी जस्ट हमने पढ़ा है कि जितनी ज़्यादा हाइट होगी उतनी ज़्यादा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी रहेगी। तो यहाँ पे जब ऊपर लेके जा रहे हो आप, और ऊपर लेके जा रहे हो ना ग्राउंड से, दैट मीन्स आपकी पोटेंशियल एनर्जी यहाँ से यहाँ जाने पर इंक्रीज होगी। अब हम निकालते हैं, इसको मान लेते हैं हम केस 2 और इस वाले को हम मान लेते हैं केस 1। तो केस 1 में कितनी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है वो बताओ ज़रा। U इज इक्वल्स टू mgh लगाएंगे, m हमें लेट से वही दे रखा है जो यहाँ पे था 5 kg। ओके, तो यहाँ पे 5 लगाएंगे, g की वैल्यू 10 लगाएंगे, h की वैल्यू यहाँ पे 3 लगाएंगे, तो कितना हो जाएगा ये 150 जूल्स। सिमिलरली यहाँ पे केस 2 में निकाल लेते हैं कितनी पोटेंशियल एनर्जी है। तो U इज इक्वल्स टू mgh, m कितना है 5, g कितना है 10। अब h क्या था, मैंने आपको ऊपर बताया था, h इज़ द हाइट फ्रॉम ग्राउंड। तो केस 2 का है ये रहा, इसमें ग्राउंड से कितनी हाइट है इसकी, तो यहाँ पे 3 और यहाँ पे 2, तो टोटल हाइट ग्राउंड से कितनी हो गई 5। तो यहाँ पे h की जगह 5 पुट करेंगे, ये 2 मत पुट कर देना। तो यहाँ पे कितना आ रहा है 5 5 25 एंड इट्स 250 जूल्स। अब हमें क्या पूछा है, चेंज। तो हमारा जो क्वेश्चन था ना वो था चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी निकालने का। तो पोटेंशियल एनर्जी में चेंज कैसे आएगा, अगर मैं यहाँ की पोटेंशियल एनर्जी को इधर की पोटेंशियल एनर्जी से माइनस कर दूँ तो चेंज आ जाएगा। तो केस 2 की पोटेंशियल एनर्जी कितनी थी 250 जूल्स, और केस 1 की पोटेंशियल एनर्जी कितनी है 150 जूल्स। इन दोनों को सब्ट्रैक्ट किया मैंने यहाँ पे 250 और 150 को, एंड वी गॉट आवर आंसर एज 100 जूल्स। तो यहाँ पे चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी 100 जूल्स आ रही है, और ये एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, आपके एग्जाम में आ सकता है। अब इसी के बेसिस पे एक अगला क्वेश्चन है, जरा उसको पढ़ना। कैलकुलेट वर्क डन इन टेकिंग द टब, ये जो पानी का टब है, 2 मीटर्स अबव फ्रॉम इनिशियल पोजीशन। अब ये देखो, ये बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन है। यहाँ पे देखो वही पानी का टब है जिसका मास है 5 kg, जो इधर भी था। ये 3 मीटर्स ऊपर है पहले से, इसको फिर मैं 2 मीटर्स और ऊपर लेके गया जैसे यहाँ पे, और फिर मैं फाइनली यहाँ पे ले आया। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है, कैलकुलेट द वर्क डन इन टेकिंग द टब 2 मीटर्स अबव। इसको जब मैं 2 मीटर्स और ऊपर लेके गया तो यहाँ से यहाँ तक ले जाने में कितना वर्क किया मैंने वो निकालना है फ्रॉम इनिशियल पोजीशन। दैट इज इसकी इनिशियल पोजीशन ये रही, यहाँ से जब मैं इसको 2 मीटर्स और ऊपर लेके गया यहाँ पे, तो कितना वर्क मैंने किया। तो यहाँ पे वर्क अगर हमें निकालना है तो वर्क का फॉर्मूला क्या पढ़ रखा है हमने, दैट इज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इनटू कॉस थीटा। अब यहाँ पे फोर्स कौन सी है, नीचे की तरफ mg, ये पानी की फोर्स है ना, तो यहाँ पे mg, और डिस्प्लेसमेंट कितना है ऊपर की तरफ 2 मीटर्स, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक का वर्क निकालना है, तो 2 मीटर्स का डिस्प्लेसमेंट। और यहाँ पे थीटा क्या होता है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल। तो यहाँ पे फोर्स देखो नीचे की तरफ mg और डिस्प्लेसमेंट ऊपर की तरफ हो रहा है, तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट अपोजिट डायरेक्शन में जब होते हैं तो थीटा कितना होता है 180, यहाँ पे कॉस 180 आएगा। यहाँ पे मास कितना है 5, g की वैल्यू 10, 2 और एक कॉस 180 -1, यहाँ से कितना आ रहा है -100 जूल्स का वर्क डन। अब एक चीज़ यहाँ पे नोटिस करी आपने कि जब मैं यहाँ से यहाँ टब को ले जा रहा हूँ ऊपर 2 मीटर्स ऊपर, तो वर्क डन कितना है 100 जूल्स का। और जब मैं यही टब को ऊपर ले जाता हूँ तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी भी 100 जूल्स है। इन दोनों में ये 100 जूल्स की सिमिलैरिटी का कंसेप्ट समझो क्या है, कि जब मैंने यहाँ से यहाँ ऊपर ले जाने में इसको कितना वर्क डन किया है 100 जूल्स का ग्रेविटेशनल फोर्स का वर्क डन है इसको इधर से ऊपर 2 मीटर्स और ले जाने में। तो स्टार्टिंग में ही हमने पढ़ा था कि जितना आप वर्क करोगे उतनी पोटेंशियल एनर्जी और आ जाएगी। तो 100 जूल्स का वर्क डन किया,
इधर से इधर ले जाने में, और 100 जूल्स की पोटेंशियल एनर्जी इसको और मिल गई। यहाँ पे पहले कितनी पोटेंशियल एनर्जी थी? 150, ये रही। अब जब मैं इसको और ऊपर लेके जा रहा हूँ ना 2, तो 100 जूल्स का वर्क जो है ग्रेविटेशनल फोर्स ने और किया। अब ये 100 जूल्स का वर्क इसी टब में पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो जाएगा, और जो इसकी 150 जूल्स की पोटेंशियल एनर्जी पहले थी उसमें 100 और प्लस हो जाएगा, और हमारे को जो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी है वो 250 जूल्स की मिल जाएगी। तो यहाँ पे 100 जूल्स ये वर्क डन किया, और चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी भी 100 जूल्स है। क्यों? क्योंकि 100 जूल से ही पोटेंशियल एनर्जी बढ़ी है, क्योंकि वर्क डन ही 100 जूल्स का है। तो ये अपना कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग रखना, आपका बड़े से बड़ा न्यूमेरिकल हिल जाएगा अगर आपका कंसेप्ट अच्छा है, स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ना। अ बॉडी ऑफ मास 5 kg फॉल्स फ्रॉम अ हाइट ऑफ 10 मीटर्स टू 4 मीटर्स, कैलकुलेट द लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी। तो कह रहा है एक बॉडी है 5 kg की, वो नीचे गिर रही है और हमें लॉस निकालना है पोटेंशियल एनर्जी का। तो यहाँ पे लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी हमें निकालना है। क्यों? क्योंकि बॉडी नीचे गिर रही है, जिससे पोटेंशियल एनर्जी कम होगी। लेट्स से बॉडी कहाँ पे है? फ्रॉम अ हाइट ऑफ 10 मीटर्स, मतलब 10 मीटर ऊपर थी बॉडी, ये ग्राउंड लेवल है, और बॉडी यहाँ पे है हमारी एट अ हाइट ऑफ 10 मीटर्स, और वो 10 मीटर से गिरते 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 यहाँ पे गिरते 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 यहाँ पर आ जाती है, और अब इसकी हाइट है 4 मीटर, जैसा उसने क्वेश्चन में दे रखा है कि फ्रॉम अ हाइट ऑफ 10 मीटर्स टू अ हाइट ऑफ 4 मीटर्स। तो यहाँ से यहाँ तक आने में इसकी पोटेंशियल एनर्जी कुछ कम हुई होगी, क्योंकि इसकी हाइट फ्रॉम द ग्राउंड लेवल कम हुई है। तो हमें जो है लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी निकालना है। तो लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी, अब ये लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी कैसे निकालेंगे? अगर मैं यहाँ की पोटेंशियल एनर्जी निकाल लूँ और फिर मैं यहाँ की पोटेंशियल एनर्जी निकाल लूँ, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दूँ, तो मेरी ये इतनी पोटेंशियल एनर्जी का लॉस आ जाएगा ना। तो पोटेंशियल एनर्जी लेट्स से ये है केस 2 और यहाँ पे है केस 1। तो केस 1 में कितनी पोटेंशियल एनर्जी है वो निकाल लेते हैं। U इज इक्वल्स टू mgh लगा के, मास है 5 kg का, g की वैल्यू है 10, और h ग्राउंड से कितनी ऊपर है केस 1 में? 4। तो ये 200 जूल्स आ गई। इस पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी 200 जूल्स है। अब केस 2 की बात करते हैं। U इज इक्वल्स टू mgh, m की वैल्यू 5, g की वैल्यू 10, और h की वैल्यू केस 2 में कितना ऊपर है ग्राउंड से? 10। तो यहाँ पे कितनी आ जाएगी? 500 जूल्स। अब उसने कहा है लॉस निकालो, लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी। लॉस मतलब यहाँ से यहाँ गिरने पर कितनी उसकी पोटेंशियल एनर्जी कम हुई है। तो यहाँ पर कितनी थी? 500, और गिरने के बाद इस पॉइंट पर जब वो 4 मीटर्स ऊपर है उसकी पोटेंशियल एनर्जी है 200। तो लॉस कितना हुआ? ठीक है, तो लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी कैसे आएगा? यहाँ की पोटेंशियल एनर्जी जो कि है 500 जूल्स, और इस पॉइंट की पोटेंशियल एनर्जी जो कि है 200 जूल्स, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो लॉस आ जाएगा 300 जूल्स का। भाई यहाँ से यहाँ बॉल गिरी है ना, तो पोटेंशियल एनर्जी कम होगी, क्योंकि हाइट कम हो रही है। यहाँ पे देखो, हाइट ज़्यादा, पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा। अगर हाइट कम होगी तो पोटेंशियल एनर्जी कम हो जाएगी। तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी कम इसलिए हो रही है क्योंकि हाइट कम है। तो यहाँ पे 500 जूल्स की पोटेंशियल एनर्जी थी, ये हमने निकाली। यहाँ पे 200 जूल्स की पोटेंशियल एनर्जी है। इन दोनों का डिफरेंस अगर आप देखोगे तो 300 का है, और जो कि हमारा लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी है। अब एक क्वेश्चन आपका इंक्लाइंड प्लेन पर भी बन सकता है पोटेंशियल एनर्जी का, वो भी देख लेते हैं। देखो, हम इसमें हर टाइप के न्यूमेरिकल जो है कवर कर रहे हैं। आप फिर घर पे बैठकर अपनी बुक से ट्राई करते रहना, आपसे न्यूमेरिकल बनते चले जाएंगे। यहाँ पर एक बॉक्स है, इस बॉक्स का मास जो है हमें 2 kg दे रखा है, और इस बॉक्स को हम ऊपर की तरफ फोर्स लगा के यहाँ पर ले आए हैं। इस स्लोप की लेंथ है 3 मीटर्स, और ये जो है ना, ये हाइट, ये वाली, ये हमें 2 मीटर्स की दे रखी है। हमें निकालना है कि जब आप बॉक्स को इधर से इधर लेके गए तो पोटेंशियल एनर्जी में कितना इंक्रीज आया। तो हम पोटेंशियल एनर्जी निकाल रहे थे कि जब आप बॉक्स को इधर से इधर लेके गए तो पोटेंशियल एनर्जी कितना इंक्रीज हुई है। U इज इक्वल्स टू mgh लगाएंगे, m की वैल्यू 2 है, g की वैल्यू 10 है,
अब ज़रा सोचो, h जो है हाइट फ्रॉम द ग्राउंड होती है, इसमें मैं कौन सी हाइट पुट करूँ, ये 3 वाली या ये 2? ज़रा सोचो और बताओ। ठीक है, तो यहाँ पर जो है हाइट फ्रॉम द ग्राउंड होती है ये, तो ये रहा ग्राउंड लेवल, यहाँ से हाइट ये है, तो यहाँ पे हम 2 मीटर्स पुट करेंगे। ये इंक्लाइन प्लेन का केस है, इसको याद रखना। हाइट अगर मतलब वो पोटेंशियल एनर्जी पूछता है यहाँ पे, तो हाइट ये वाली पुट होगी, क्योंकि आप ग्राउंड से हाइट मेजर कर रहे हो ना, तो ग्राउंड से हाइट ये होती है 2 मीटर्स। तो यहाँ पे आंसर कितना आएगा पोटेंशियल एनर्जी का, 40 जूल्स। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी में हमने बहुत सी चीज़ें कवर कर ली हैं। अब सवाल कहीं से भी आ जाए आप बना लोगे उसको। ठीक है, अपनी बुक से ज़रूर इसको प्रैक्टिस करना, न्यूमेरिकल्स को अपनी बुक से ट्राई करना, प्रैक्टिस करना और लगाना सवाल भर भर के। अब नेक्स्ट जो था मेरा इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी का टॉपिक रह गया। इस पे आपको न्यूमेरिकल नहीं मिलेगा, इस पे मान लो आपको कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन मिल जाएगा या कोई आपसे इलस्ट्रेशन पूछ लेगा। तो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, इलास्टिक का मतलब क्या होता है, आप किसी चीज़ में चेंज लाओ ना, किसी की शेप में चेंज लाओ, चेंज इन शेप, तो फिर वो अपनी शेप को दोबारा रीगेन करने की कोशिश करता है। ठीक है, चेंज इन शेप, तो शेप क्या होती है उसमें रीगेन हो जाती है। इलास्टिक वर्ड का मतलब होता है ना, इलास्टिक होता है वो थोड़ा, तो चेंज इन शेप मतलब शेप जो है रीगेन हो गई, इसलिए इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। इसका एग्जांपल आपकी बुक में स्प्रिंग वाला दे रखा होगा कि ये जो है स्प्रिंग है मान लो, और इस स्प्रिंग पर मैंने एक बॉल रख दी। अब मैं इस बॉल पर नीचे की तरफ ऐसे फोर्स लगाऊंगा, तो फोर्स लगाने से क्या होगा, स्प्रिंग ऐसे कंप्रेस होकर दबेगा और कैसा सा हो जाएगा स्प्रिंग, कुछ ऐसा दब जाएगा स्प्रिंग। ये स्प्रिंग ऐसे दब जाएगा। अब दबने से क्या हुआ, आपने फोर्स लगाई और स्प्रिंग का नीचे की तरफ डिस्प्लेसमेंट हुआ, दैट मीन्स आपने कुछ वर्क किया, और वर्क डन करने से पता है ना हमें क्या होता है, एनर्जी स्टोर हो जाती है। अब इस बॉल में या इस स्प्रिंग में कह लो, एनर्जी स्टोर हो जाएगी इन द फॉर्म ऑफ इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। अब यहाँ पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का कंसेप्ट नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ग्रेविटी का कोई रोल नहीं है इसमें। इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाएगी क्योंकि आपने कुछ वर्क किया, फोर्स लगाई, इसको दबाया, और इसमें एनर्जी स्टोर होगी। वर्क से मैंने बताया था हमेशा एनर्जी स्टोर होती है, तो यहाँ पे इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाएगी। अब जब मैं यहाँ से अपनी फोर्स हटाऊंगा तो क्या होगा, स्प्रिंग एक्सपैंड होगी और बॉल उड़ जाएगी। तो कुछ ऐसा सा से यहाँ पे केस बन जाएगा, ये स्प्रिंग एक्सपैंड होगी और यहाँ से ये जो बॉल है ये ऊपर की तरफ फ्लाई कर जाएगी, उड़ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी स्प्रिंग में स्टोर्ड है। क्वेश्चन पूछेगा कि यहाँ पे कौन सी एनर्जी स्टोर्ड है, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, और कहाँ पे स्टोर्ड है, स्प्रिंग में। अब एक केस वो बनता है इसमें, बो एंड एरो का केस पूछ सकता है आपसे, धनुष बाण वाला। ठीक है, ये जैसे मान लो हमारे पास ये बो है, और ये उसका धनुष है, ऐसा होता है ना। अब जब आप इसको इसमें डालोगे तो कैसा हो जाएगा, ये कुछ ऐसे स्ट्रेच हो जाएगी स्ट्रिंग, ऐसे ही होता है ना, ये स्ट्रिंग जो है इसकी स्ट्रेच हो जाती है। अब इस पे क्या करना है, आपने फोर्स लगाई होगी, ऐसे पीछे की तरफ फोर्स लगाओगे इसमें, ऐसे यहाँ पे आपने एक फोर्स लगाई जिससे ये स्ट्रिंग स्ट्रेच हुई है और इसका पीछे की तरफ डिस्प्लेसमेंट हुआ, दैट इज़ आपने कुछ वर्क डन किया फिर से। और जब आपने कुछ वर्क किया, इस स्ट्रिंग में एनर्जी स्टोर हो जाएगी इन द फॉर्म ऑफ इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। और जब आप इस स्ट्रिंग को रिलीज़ करोगे, दैट मीन्स आप अपनी फोर्स हटाओगे, तो ये आगे की तरफ ये धनुष जो है ऐसे आगे की तरफ प्रोजेक्ट हो जाएगा और धनुष आगे की तरफ जाएगा। दैट मीन्स इसमें कौन सी एनर्जी स्टोर होगी, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। क्यों, क्योंकि जब ये आप इसको रिलीज़ करोगे, फोर्स हटाओगे, तो अपनी शेप को दोबारा रीगेन करेगा। यहाँ पे भी स्प्रिंग अपनी शेप को दोबारा से रीगेन करता है, एज द नेम सजेस्ट इलास्टिक। तो इन दोनों की केसेस में इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो